यहाँ से स्टार्ट करेंगे। BCW BPSC कॉन्सेप्ट वाला कि हम लोग यहाँ पर फुल लेंथ पेपर कर रहे हैं। तीसरा पेपर यहाँ पर हम लोग का पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। 76 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। 77 से क्वेश्चन आगे करेंगे और 77 से 150 तक हम लोग यहाँ से कवर करेंगे क्वेश्चन। आते हैं, स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते हैं। और हम लोग ने कल इसका पार्ट 1 किया हुआ था और यहाँ पर अभी दृष्टि का भी यहाँ पर जो है टेस्ट BPSC का वो भी देखना है, ठीक है। और साथ में अभी एक टेस्ट और अभी मैं कराऊंगा शाम तक आपको। यहाँ से आते स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अपना देखो चैनल UPSC नॉलेज ट्रैक UKT और DUKT दोनों पर यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। ये दोनों पे आप देख सकते हो, दोनों ही अपने चैनल है, दोनों को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो बैकअप के लिए मैंने आपको DUKT यहाँ पर चैनल है वो बना रखा है, ठीक है। आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। आंसर राइटिंग मैंने यहाँ पर काफ़ी अपलोड की है, 2-3 क्लासेस की है इसकी, तो कर सकते हो। अभी आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखते हैं। 76 हो गए, 77 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 77 बोल रहा है कि मनसबदारी प्रणाली में सवार का तात्पर्य क्या होता था। सवार का तात्पर्य क्या है? देखो जो आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये सी करेक्ट है, रखे हुए घुड़सवारों की संख्या। सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो अकबर की मनसबदारी प्रणाली में सवार उस घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दर्शाता था जिसे एक मनसबदार को शाही सैन्य सेवा के लिए बनाए रखना आवश्यक होता था। और मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी जिसका उद्देश्य मुगल अभिजात वर्ग और सेना के अधिकारियों को व्यवस्थित करने के लिए संगठित किया गया था। आंसर क्या होगा, सी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन, हल्दी घाटी के बाद अकबर के प्रतिरोध में जारी रखने वाला राजपूत शासक कौन था। आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर ये था राणा प्रताप, सही आंसर होगा इसका, ठीक है। क्योंकि मेवाड़ के राणा प्रताप ने 1576 ईस्वी में लड़ी की लड़ाई हल्दी घाटी के लड़ाई के बाद मुगल सेना का विरोध जारी रखा था और हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और जो अकबर कोट से मानसिंह का नेतृत्व मुगल सेना और मेवाड़ के राजा जो महाराणा प्रताप थे उनकी सेना के बीच लड़ाई ये थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है। इसमें बोला कि मलिक अंबर किसके सर्वाधिक प्रसिद्ध था। मलिक अंबर किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। आंसर हो जाएगा ये प्रसिद्ध था मुगलों के विरुद्ध गुरिल्ला के युद्ध करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मलिक अंबर जो दक्कन ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध प्रभावी गुरिल्ला युद्ध छापामार युद्ध के आयोजन के लिए प्रसिद्ध था। और ये मलिक अंबर के अबिसिनियाई जो इथियोपियाई थे जो दास्ता को उठकर अहमदनगर सल्तनत में एक महत्वपूर्ण राजा था और सैन्य बने थे। उनकी प्रमुख उपलब्धियां में शामिल थे कि दक्कन का मुगल विस्तार का प्रतिरोध करना, प्रशासन का पुनर्गठन करना, अहमदनगर राज्य को मजबूत बनाना और प्रभावी राजस्व सुधार को लागू करना। मलिक अंबर ने गुरिल्ला रणनीति का प्रभाव उपयोग और उसमें शामिल कुछ जैसे कि अचानक हमले, स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाना और सीधे बड़े युद्धों से बचना, ये सब यहाँ पर क्या था इसका एक तरह से इनके अचानक हमले थे, मतलब उनके कुछ प्रभावी उपयोग किए गए थे। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर आते हैं। इसमें बोले सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। बीजापुर क्या होगा 80 में, बीजापुर आपका आंसर हो जाएगा ये आपका जो बीजापुर होगा इसमें आदिल शाही वंश का शासन था, है ना, आदिल शाही वंश का शासन था। गोलकुंडा पर कुतुब शाही वंश का शासक था और अहमदनगर पर इससे स्थापना मलिक अहमद निजाम शाह ने की थी और इस पर निजाम शाही वंश का शासन था। बिरार इमाद शाही वंश, करेक्ट आंसर यहाँ से जो हो जाएगा ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कल देखो हम लोग ने यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे मैंने एक बुक दी है, हिस्ट्री की एक बुक का मैंने आपको फ्रंट भेजा हुआ है ना, वो है उपेंद्र सिंह, हिस्ट्री की उपेंद्र सिंह की जो बुक है एंशिएंट हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास की, काफ़ी मोटी, करीब 800 से 900 या 1000 पन्ने के आसपास होगी या उससे ज़्यादा ही होगी, करीब 1200-1300 पन्ने की। तो काफ़ी अच्छी बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की वो, है ना, अपने पास है। मैंने कुछ क्वेश्चन उसी से बनाए भी थे, कुछ क्वेश्चन दिखाए भी थे और मोस्टली क्वेश्चन अगर आप UPSC एग्जाम देते हो, ठीक है, स्टेट PCS के तो मतलब मोस्टली क्वेश्चन उसी से पूरे मिल जाएंगे। और अगर जैसे आपका UPSC को लेकर के एग्जाम है, UPSC के भी क्वेश्चन काफ़ी फंसते हैं उससे, तो बहुत अच्छी बुक है वो, मैंने आपको दिखाई वहाँ पे, एक बार आप उसको देखो, है ना। थोड़ा सा कॉस्टली है वो, करीब आपको 600 रुपये के आसपास मिलेगी, प्रिंट तो उसका 800 कुछ रुपये, 600 रुपये के आसपास मार्केट में। अगर आप बोलोगे तो आपको यहाँ से कोरियर करके भेज दी जाएगी वो, है ना। तो काफ़ी अच्छी बुक है, एक बार आप उसका रिव्यू देख सकते हो, है ना। मेरे पास है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बाकी आपको ठीक लगता है तो ले सकते हो, अगर है कोई तो उसी पढ़ो। 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 बोला है कि गोल्डीलॉक्स इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में
से कौन सी स्थितियाँ पाई गई हैं या पाई जाती थी? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर। ये एक तो देखो इसमें बोला कि उच्च मुद्रास्फीति, निम्न मुद्रास्फीति, संतुलित वृद्धि, मूल रोजगार, उच्च वृद्धि। आंसर क्या होगा? 81 का सही आंसर यहाँ से हो जाएगा निम्न मुद्रास्फीति, संतुलित वृद्धि और यहाँ से पूर्ण रोजगार। इसमें से अत्यधिक उच्च वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति नहीं था इसमें, है ना, याद रखना है। 81 का आंसर क्या होगा? 81 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से क्या? बी करेक्ट है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 82 82। केंद्र सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के साथ ऋण अनुपात को 50+1 या 50+1- में प्रतिशत प्राप्त करने को लेकर किस लक्ष्य को लेकर रखा गया था? मतलब 51 या 50 के लक्ष्य को रखा गया था किस वर्ष तक? आंसर हो जाएगा ये रखा गया था 2030-31 तक। डी, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में ये जो प्रतिशत बताया है 50+1- इसका तक लाने का उद्देश्य रखा गया था। और एक अनुपात आर्थिक संकेतक है जो यहाँ पर किसी देश के सार्वजनिक ऋण की तुलना में उसके सकल घरेलू उत्पाद से जीडीपी से करता है ये मापता है कि कोई देश अपने ऋणों को चुकाने में कितनी क्षमता रखता है, यानी अपने उत्पादन में जीडीपी की तुलना में कितना कर्जदार है। डी, 83 नंबर है जीडीपी की नाउ कॉस्टिंग किसे कहते हैं? जीडीपी का नाउ कॉस्टिंग किसे कहता है? ये किसे संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है किसे? करेक्ट आंसर उच्च आवृत्ति के जो संकेतक होते हैं उनको उपयोग करके वर्तमान में जीडीपी का अनुमान लगाना, ये यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर 83 का क्या होगा? सी करेक्ट है। निकट अवधि जीडीपी अनुमान के लिए वास्तविक समय संकेतक नाउ कॉस्टिंग का अर्थ होता है कि आधिकारिक आंकड़े जारी होने से पहले उच्च आवृत्ति संकेतक का उपयोग करके वर्तमान या निकट अवधि का जीडीपी का अनुमान लगाना। चूंकि जीडीपी आंकड़ों के समय अंतराल के साथ प्रकाशित होते हैं और नीति निर्माता वास्तविक समय के प्रॉक्सी जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जीएसटी संग्रह, एमपीआई सूचकांक और बिजली खपत पर निर्भर करते हैं ताकि चल रही आर्थिक गतिविधियां आकलन किया जा सके। आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 केंद्रीय बजट 26-27 में विकास में हुए कितने नए उच्च गति रेल कॉरिडोर जो हैं वो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं? कितने? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर। ये किए गए 7, है ना। कितने किए गए? 7 किए गए हैं। बी आंसर इसका। आगे देखते हैं इसमें जो 7 किए गए हैं इसमें आपका बजट में लगभग 4000 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव था। ये 7 कॉरिडोर विशेष रूप से जो हमारे युग में उनको जोड़ेंगे, जैसे कि मुंबई से पुणे को, ठीक है, और पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। ठीक है, इतने। आगे आते क्वेश्चन 85 नंबर 85। किस एआई सक्षम उपकरण को एग्रीटेक पोर्टल्स के एकीकरण करके किसानों को फसल योजना और कीट नियंत्रण संबंधी स्थानीय परामर्श प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया था? आंसर क्या होगा? 85 का सही आंसर क्या होगा? 85 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से भारत विस्तार, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो यही सक्षम टूल जो एग्रीटेक पोर्टल को एकीकृत करता है और स्थानीयकृत परामर्श सेवाएं प्रदान करता है और एक बहुस्तरीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय कृषि समुदाय को एक एंड टू एंड सहायता प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कृषि योजनाओं को प्रत्यक्ष पहुंच, फसलों की मौसम के लिए एआई आधारित सलाह तथा 22+ भाषाओं में बहुभाषी सुविधा शामिल है। 86 नंबर आते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन ए कथन दो, कथन ए कारणार। लोगों में बैंकिंग आदत, बैंकिंग हैबिट से वृद्धि अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। पहली बात क्या होगी? 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि मुद्रा गुणक ये दर्शाता है कि बैंक ऋण देने के लिए परिणाम स्वरूप मुद्रा आपूर्ति कितनी तेजी से बैंकों में बढ़ेगी और बैंकों के पास जितनी अधिक जमा राशि उपलब्ध होती है उनकी ऋण देने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, जिससे गुणक प्रभाव और मजबूत होता है, जिससे क्या होता है? जनसंख्या की बैंकिंग आदतों में वृद्धि सीधे मुद्रा गुणक को बढ़ाएगी। पहला करेक्ट है। सेकंड आर बोला है कि जो उच्च बैंकिंग आदत बैंकिंग प्रणाली में जमाओं को बढ़ाती है, जिससे वाणिज्यिक बैंक अधिक
ऋण सर्जित कर सकते हैं और इस प्रकार की मुद्रा आपूर्ति वृद्धि हो सकती है। सेकेंड बात पे क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात इसकी 86 की करेक्ट है भी, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा, ये यहाँ से 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन NMNF, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ये बोला है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में देसी गाय गोबर और उसका मूत्र का उपयोग बीजों के सूक्ष्मजीव परत माइक्रोबियल कोष्ठनी को संदर्भित करता है। आंसर हो जाएगा 87, करेक्ट आंसर यहाँ से डी बीजामृत इसका सही आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय जो प्राकृतिक खेती है मिशन नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग 4 मुख्य कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है और बीजामृत देसी गाय के गोबर और मूत्र से तैयार किया गया एक सूक्ष्मजीवी बीज कोटिंग है। ठीक है, आंसर यहाँ से 87 डी करेक्ट। 88 नंबर है, निश्चित है कि यहाँ पर अभिकथन और कारण है। भारत के कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी डिस्काइज्ड की स्थिति अत्यधिक प्रचलित है। पहला 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकंड बात है कि छिपी हुई बेरोजगारी में किसी कार्य में लगे अतिरिक्त श्रमिक सीमांत उत्पादकता मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है उसकी कम होती है। सेकंड बात गलत है, कम नहीं होती है, ये अधिक होती है, क्योंकि इस स्थिति में भारतीय कृषि समान रूप से देखी जाती है और यह छोटे छोटे खेत पूरा परिवार काम कर सकता है, चूँकि अतिरिक्त श्रमिकों को हटाने पर कुल कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है, इसलिए उनकी सीमांत उत्पादकता होती है जो प्रभावित रूप से 0 हो जाती है, अर्थात उनके हटने से कुल उत्पादकता प्रभावित नहीं होगी। पहला सही है, दूसरा गलत होगा। 88 का आंसर क्या सी, 88 का आंसर सी करेक्ट है। 89 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है भारत की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण जो है उसमें सेक्टर लैंडिंग के संबंध में विचार करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक स्कोप ने समायोजित शुद्ध ऋण बैंक जो होते हैं उसके ऋण बैंक का 40% प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में आवंटित करना अनिवार्य है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने ANBC का 75% प्राथमिकता क्षेत्रों में आवंटित करना होता है। सेकेंड बात क्या, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में इसका जो लक्ष्य होता है वो कितना होता है 75 होता है, और ये 5 ईयर जो हमारा प्लान मतलब फाइनेंशियल जो 26 है इस तक यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक जो था उसके लिए PSL लक्ष्य को संशोधित करके 75 से घटाकर 60% कर दिया है, इस वजह से गलत हो जाएगा। तीसरी बात है, जो बैंक अपने PSL लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते उन्हें कमी की राशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रतिबंधित और ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में जमा करनी होती है। करेक्ट बात है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 और 3 सही है, तो 2 बातें सी करेक्ट है, डी नंबर। 90 नंबर है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष 2024 में संशोधन करने के संबंध में विचार करने, कौन सा गलत है। इसमें जो गलत हो जाएगा 90 का ये हो जाएगा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पूरी तरह से मुफ्त विपरीत खाद्य वस्तुओं की टोकरी में शामिल किया गया है इसको। ठीक है, सी क्या होगा यहाँ से इसका 90 का करेक्ट आंसर है। क्यों यहाँ पर इसका करेक्ट मतलब गलत होगा, क्योंकि सरकारी योजनाओं के तहत पूरी तरह से निःशुल्क वितरित खाद्य वस्तुओं को नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI बास्केट को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, शामिल नहीं किया गया है, इस वजह से गलत है। ठीक है, ग्रामीण भारांश के यहाँ पर अगर होगा तो 55.4% और खाद्य पेय पदार्थ का होगा भारांश घटाकर 36.75% कर दिया गया है, याद रखना है। और फुटवियर परिधान को लेकर के यहाँ पर 2.38%। आंसर सी 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य चालू खाता करंट अकाउंट का हिस्सा है। ठीक है, बताना है, इसको देखते हैं। आंसर हो जाएगा करेक्ट क्या होगा, बताओ, सोचो अब। यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं
देखो यहाँ पर जिसका आंसर होगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी गलत होगा। सेकंड क्या है, सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात करेगा, ये बात करेक्ट है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आंसर अगला हो जाएगा ये हो जाएगा अनिवासी भारतीय जो नाराई होते हैं उनके द्वारा अपने परिवारों को भेजी गई धन प्रेषण राशि, ये भी करेक्ट होगा। तो 2 और 4 इसका सिर्फ करेक्ट है। इसमें बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल नहीं होता है, ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं होता है, याद रखना है, नोट कर लो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर 2 और 4 इसका सही आंसर है बी। 92 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भार जो क्राइटेरिया है ब्रिटिश युग्म का 16वां वित्त आयोग के अनुसार गलत है। आंसर 92 को हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो गलत है 16वें वित्त आयोग के हिसाब से, एक तो आय दूरी इनकम डिस्टेंस 45% नहीं होगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले 45% थी 15वें में, अब यहाँ पर 42.5% है। जनसंख्या 17.5 करेक्ट है एकदम। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, एरिया जो है 15% नहीं होगा, क्षेत्रफल 15% नहीं है, क्षेत्रफल 10% हो गया है ना। और जीडीपी में योगदान, जीडीपी में जो योगदान है ये कितना है, 10% करेक्ट है। 1-2 पॉइंट और लिख लो यहाँ पर, जो डेमोग्राफिक हमारे परफॉर्मेंस होते हैं वो 12.5% से 10% हो गया है। और फॉरेस्ट कितना हो गया है, फॉरेस्ट 10 का 10% है, जो सेम है वो 10% है। जो बिल्कुल नहीं बदला है वो एक तो फॉरेस्ट है जो नहीं बदला है, और एक टैक्स फिजिकल इफर्ट है वो भी नहीं बदला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, पूछा था कौन सा इसमें से, क्या पूछा था, कौन सा गलत है, तो 1 और 3 गलत है ना। आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 है, इनमें से कौन सा देश अमेरिकी ट्रेजरी बिल प्रतिभूति यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज का सबसे बड़ा निवेशक है। आंसर हो जाएगा 93 का, इसका सबसे बड़ा निवेशक हो जाएगा जापान। जापान क्या इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिकी ट्रेजरी बिल के हिसाब से जो इसका विभाग है, इसकी 2026 में शुरुआत तक उपलब्ध नवीनतम डेटा के अनुसार प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जापान अभी अमेरिकी ट्रेजरी जो प्रतिभूति उसमें सबसे बड़ा योगदान और विदेशी निवेश बना हुआ है, जिसके पास लगभग 1.19 ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक की होल्डिंग है, जबकि चीन पहले सबसे बड़ा धारक था। क्वेश्चन नंबर 94 है, 94, इनमें से कौन सी गतिविधियां अर्थव्यवस्था में तरल लिक्विडिटी बढ़ाएंगी। आंसर क्या होगा, तरल लिक्विडिटी बढ़ाएंगी, आंसर हो जाएगा 94 का। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा, एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्पूंजीकरण, ठीक है, रिकैपिटलाइजेशन। उसके बाद अगला कौन सा होगा, सरकारी व्यय का अग्रिम रूप से उपयोग, फ्रंट लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। 2, 3, 4 यहाँ से 94 का सही आंसर होगा बी नंबर। 95 आते हैं, प्रगति और विकास निम्नलिखित में से किसके संबंधित आधिकारिक शुभंकर ऑफिशियल मैस्कॉट है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 95 का सही आंसर ये ए करेक्ट है, डिजिटल जनगणना 2027। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च 2026 को प्रतीक पात्र मैस्कॉट्स प्रगति एक महिला गणनाकर्ता का प्रतिनिधित्व और विकास का आधिकारिक रूप से अनावरण किया था। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना में गणनाकर्ताओं की भूमिका को समावेशी विकास को भावना का प्रतीक बताती है। प्रतीक पात्र प्रगति और विकास, देखिए कार्यक्रम डिजिटल जनगणना 2027, आंसर यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 है, साइक्लोवियन वॉल दीवार के संबंध में विचार करना है। साइक्लोवियन वॉल दीवार राजगीर में स्थित एक प्राचीन पत्थर की किलेबंदी है। 96 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, इसका निर्माण राजा बिम्बिसार के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, है ना। तीसरा, ये दीवार साइक्लोपियन मैसनरी चिनाई तकनीकी का उपयोग करके बनाई गई है, जिसमें चूना पत्थर के विशाल बिना तरासे हुए पत्थरों को जिप्सम मोटार गारे की सहायता से जोड़ा गया है। गलत है, क्योंकि यह दीवार वास्तव में विशाल अनगढ़ पत्थरें जो थे उपयोग करते हुए साइक्लोपियन चिनाई तकनीक से निर्मित है, लेकिन इसे बिना किसी गारे या सीमेंट के बनाया गया था। ठीक है, 1, 2 सब करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी। 97 नंबर है, गया शिलालेख जो है उसमें प्राचीन ग्रंथ द्रव्य नामक एक मुद्रा इकाई का उल्लेख करते हुए ये मुद्रा निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी। आंसर 97 का हो जाएगा, ये संबंधित है पाल वंश से। ठीक है, किससे संबंधित है, पाल वंश से संबंधित है।
आगे आते हैं क्वेश्चन 98 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें बोला है कि किसमें यहाँ पर किससे सिंचाई की जाती थी वो बताना है। पहला बोला है ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक शिक्षित वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखो पहली बात यहाँ पर इसमें ये रोहतास बोला है, क्या हो जाएगा, करेक्ट है। पहला युग्म से इसका करेक्ट होगा या नहीं। पहली बात यहाँ से आपका रोहतास ट्यूबवेल द्वारा, देखो ट्यूबवेल द्वारा अगर देखा जाएगा इसमें न्यूनतम संचित, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जिले कौन से हैं। नहरों द्वारा अधिकतम सिंचित जिले रोहतास, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद। पश्चिम चंपारण तो ठीक है, पहले रोहतास आएगा। टैंकों द्वारा सिंचित क्षेत्र वाले जिले कौन से होंगे। टैंकों द्वारा जो होंगे वो आपके हो जाएंगे नलकूपों द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, कुछ स्टेटमेंट इसमें डाउट लग रहा है मुझे, थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। 98 ट्यूबवेल के सर्वाधिक रोहतास, इसमें देखो पहला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, पहला वाला ट्यूबवेल जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जिले है उसके हिसाब से आपका गलत हो जाएगा, है ना, इनकरेक्ट होगा ये, है ना, रोहतास नहीं होगा। दूसरा नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक सिंचित पश्चिम चंपारण सेकंड भी नहीं है ना, क्योंकि उससे पहले क्या था, रोहतास है। तीसरा है टैंकों द्वारा सर्वाधिक सिंचित दरभंगा बोल रहा है, तीसरा क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है और चौथी बात भी करेक्ट है। चौथा बोला है ट्यूबवेल द्वारा न्यूनतम समर्थित जो संचित जिला अरवल, ये दो करेक्ट है, 3 और 4। आंसर क्या होगा, 2 बातें इसकी करेक्ट हैं। कुछ स्टेटमेंट मिस दे रखा था इसलिए वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने इसको थोड़ा सा व्याख्या डीप में करके देखा है। आगे आते हैं क्वेश्चन 99 नंबर है चेरो वंश का उदय दक्षिणी बिहार में सूर्य वंश के पतन के बाद हुआ था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या है, गलत है, पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है चेरो वंश का भोजपुर शाखा मुख्यालय जगदीशपुर था, यह भी स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है। दोनों बात यहाँ से क्या होंगी, इसकी गलत हो जाएंगी। चेरो वंश की जो भोजपुर शाखा की राजधानी भोजपुर के बिहिया में स्थित थी। चेरो वंश का अपनी शक्तिशाली 12 हजारी सेना के लिए प्रसिद्ध था, ये करेक्ट है, लेकिन गलत पूछा है तो 1 और 2। क्वेश्चन 100 नंबर है 100 कैवर्स विद्रोह, जिसे वरेंद्र विद्रोह भी कहा जाता था, 11वीं शताब्दी का एक किसान सामंती विद्रोह था जो किस शासक के विरुद्ध हुआ था। 100 का आंसर हो जाएगा, ये हुआ था महिपाल सेकंड के, ठीक है, महिपाल सेकंड इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आते हैं 101 निम्नलिखित पर विचार करना है। बिहार शब्द का सबसे पहले स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगी। पहली बात यहाँ से इसकी गलत है ना। सेकेंड बात है उल्लेख अथर्ववेद में नहीं मिलता, इसमें मगध तथा अंग जैसे भौगोलिक क्षेत्रों के प्राचीन नाम उल्लिखित थे। विष्णु पुराण में गुप्त वंश से संबंधित जानकारी मिलती है, ये भी गलत है, क्योंकि विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में जानकारी बताता है। दोनों बातें गलत हैं। आंसर 101 का डी करेक्ट है, सही कोई नहीं है। 102 है बिहार 2000 से पूर्व में विचार करना है। सन 2000 से पहले अविभाजित बिहार के कुल 55 जिले थे। 102 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट सही है। अविभाजित बिहार की कुल 325 विधानसभा सीटें थीं। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा बोला है कि 2000 में विभाजन के बाद बिहार के पास कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 64.15 था परसेंट, नहीं 64 नहीं था, 54 था, 54.155। तीसरा गलत है, 1 2 करेक्ट है, आंसर बी। 103 नंबर है केशव प्रशस्ति बिहार के किस शासक से संबंधित था। आंसर हो जाएगा 103 का सही आंसर, ये संबंधित था धर्मपाल बी, क्योंकि केशव प्रशस्ति पाल वंश के राजा धर्मपाल संबंधित हैं और पाल सम्राट के शासनकाल के 26वें वर्ष की तिथि से अंकित यह अभिलेख
उज्ज्वल नामक एक शिल्पी के पुत्र केशव द्वारा रचा गया था। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जिला पटना जिले के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 104 का आंसर क्या होगा? 104 का आंसर हो जाएगा यहाँ से शेखपुरा सही आंसर होगा। 105 नंबर है, बिहार राज्य के प्रतीक स्टेट एम्बलम के बारे में विचार करना है। बिहार का राज्य प्रतीक में केंद्र एवं बोधिवृक्ष बरगद का पेड़ होता है जो एक ईंट के धर के पर स्थित है। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर बिहार राज्य का प्रतीक आधिकारिक रूप से एक केंद्रीय बोधिवृक्ष पीपल के पवित्र पीतल के वृक्ष पर दर्शाया गया है। सेकेंड बात है, इसमें दो स्वास्तिक और एक माला प्रार्थना की माला शामिल है। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि प्रार्थना माला वृक्ष के सामने लटकी हुई माला आध्यात्मिक भक्ति का प्रतीक बताती है, जबकि जो बोधि वृक्ष है ये बोधगया में गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थल को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। तीसरा है, ईंट के धर पर बिहार का उर्दू भाषा में अंकित है। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सिर्फ तीसरा करेक्ट है, लेकिन पूछा गलत कौन सा है, तो 1 और 2 सी। 106, बिहार में गंगा तथा अन्य नदियों के बीच बाढ़ के कारण यहाँ पर जो निर्मित ऊंचे रेतीले भूभाग को नदी द्वीपों में डिवराइन आइसलैंड को किस नाम से जानते हैं? 106 का आंसर हो जाएगा, ये जानते हैं दियारा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 107 आते हैं, बौद्ध ग्रंथों के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग किस बौद्ध ग्रंथ जो संगीत है उसके दौरान प्रारंभ हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था 107 का सही आंसर आपका क्या होगा? ये चतुर्थ इसका आंसर होगा। क्या होगा? चतुर्थ, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के लिए संस्कृत की ओर परिवर्तन के अनुसार पहली शताब्दी ईसा पूर्व में चौथी बौद्ध संगीति के साथ कश्मीर में कुषाण शासक कनिष्क के अधीन सम्राट के टाइम पे आयोजित इस संगीत का महायान बौद्ध धर्म के उदय को चिन्हित किया गया था और प्राकृत से संस्कृत में वैधानिक ग्रंथों के अनुवाद के लिए दर्शाया गया था। क्वेश्चन नंबर 108 है, 108 बोला है, जैन तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह से कौन कौन थे? पहला बोला है ऋषभनाथ बैल से, अजितनाथ आपका हो जाएगा हाथी, पार्श्वनाथ आपका हो जाएगा सर्प, नेमिनाथ आपका क्या होगा? नेमिनाथ शंख है ना, शंख या तो नेमिनाथ, शंख या कमल, हाँ दोनों हो सकता है, नीला कमल। ये भी करेक्ट आंसर 108 का क्या हो जाएगा? 108 का मैच करेंगे तो सी करेक्ट आंसर है। 109, बिहार में 1935 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का गठन किस स्थान पर हुआ था? 109 का आंसर हो जाएगा, ये हुआ था कहाँ पर? बी, दरभंगा में। ठीक है। भारतीय फुटबॉल संघ जो है ये भारत में फुटबॉल की शासी संस्था है जो भारत के सरकार के युवा मामले खेल मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और 1935 में दरभंगा में स्थापित यह महासंघ एशियाई फुटबॉल परिसंघ के संस्थापकों में सदस्यों में से एक थी जो एशिया के फुटबॉल का पर्यवेक्षक है। क्वेश्चन 110, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं दिवाली के दिन घटित हुई थी? 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 110 का आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से, ये एक तो सिख धर्म में बंदी छोड़ो दिवस का उत्सव मनाया जाता था और दूसरा हो जाएगा यहाँ से भगवान महावीर का निर्वाण। दो बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। और भगवान बुद्ध ने जो वैशाख के माह पूर्णिमा के दिन यहाँ पर ज्ञान प्राप्त की थी, ना कि दिवाली के दिन, तो ये गलत होगा। जयप्रकाश नारायण हनुमान जेल में पलायन, ये भी बात यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है ना? 101, हाँ ए करेक्ट होगी 1 2। आगे आते क्वेश्चन 111 नंबर है, बिहार की किस भाषा को 26-27 में शैक्षणिक सत्र के रूप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के विद्यालय पाठ्यक्रम में आधिकारिक बोर्ड के रूप में शामिल किया गया था? आंसर 111 हो जाएगा करेक्ट। क्या 111 का सही आंसर यहाँ से मैथिली करेक्ट आंसर होगा। 112 नंबर है, मई 2026 में बिहार सरकारी जो साइबर क्राइम है उसमें सिक्योरिटी यूनिट लॉन्च की है और यही कई भारत के किस की तकनीकी उपलब्धि को लेकर बताई गई है? आंसर हो जाएगा 112 का करेक्ट आंसर भारत का पहला पूर्ण AI आधारित साइबर हेल्पलाइन भी यहाँ से सही आंसर होगा। 113 नंबर है,
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि शहरी विकास को एक नई दिशा को क्या करना, प्रदान करना। आगे क्वेश्चन 114 नंबर है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत 100 करोड़ का निवेश करने के लिए करके 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने का क्या लाभ दिया जाता था? आंसर 114 हो जाएगा करेक्ट। ये 100 एकड़ मुफ्त भूमि इसका सही आंसर है। 115 नंबर है, 115 बोला है, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की अनुशंसा की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुशंसा की गई न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। 116 बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 116 का आंसर हो जाएगा ये नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर मंगल पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 117 स्पेन में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 का बिहार की किस परियोजना के ग्लोबल वाटर अवार्ड प्राप्त हुआ है? 117 का आंसर हो जाएगा दीघा कंकड़बाग एकीकृत अपशिष्ट जल परियोजना। 118 निम्नलिखित पर विचार करना है, बिहार में CSPs कस्टमर सर्विस पॉइंट्स की संख्या 2021 से 25 के बीच काफ़ी बढ़ गई है। 18वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 24-25 में बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है 50% से अधिक था, ये बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात यहाँ से कि पिछले 5 वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB जो होते हैं उसमें NPH में वृद्धि देखी गई है। वृद्धि नहीं देखी गई क्योंकि 28 से घटकर 21 हो गया है, कमी हो गई है। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं, आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। पूछा क्या है 18 में, देखते हैं पूछे कौन सा सही है, तो 1 2। 19 है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, बिहार का IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 17 का के बीच 23 के बीच पर घटा हुआ है। पहली बात 19 में क्या होगी? करेक्ट है, सही है, सही पूछा है तो। सेकेंड बात है, बिहार में मैटरनल मर्टेलिटी रेशियो 4 से 6 के बीच 21 से 23 के बीच काफ़ी घटा है। मातृत्व मृत्यु जिसको बोलते हैं मातृ मृत्यु दर 312 से घटकर 104 हो गया है, सही है अभी। पिंक बस पहल वर्तमान में बिहार के सभी जिलों में संचालित है, गलत है। ये पटना मुजफ्फरपुर भागलपुर दरभंगा पूर्णिया और गया में सुरक्षित भरोसेमंद केवल महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराती है, न कि सिर्फ पूरे बिहार में। 1 2 करेक्ट है। 120 नंबर है, ISFR 23 के अनुसार इसकी तुलना में 2021 की तुलना में बिहार का वनावरण में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? 120 का आंसर हो जाएगा इसमें वृद्धि हुई है 151.66, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 121 नंबर है, ग्रेट निकोबार के बारे में विचार करना है। ये परियोजना 166 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, पावर प्लांट, एयरपोर्ट तथा एक नया शहर शामिल है। 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। यह मलक्का स्टेट के पास रणनीतिक रूप से स्थित है, जो विश्व का सबसे व्यस्त और वैश्विक वर्गों में से एक बताता है। यह परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण भाग में भारत के दक्षिण पश्चिम तट के निकट विकसित की जा रही है। यह भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से क्या है? और तीसरी बात गलत है, सॉरी, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। इसका क्यों? तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि तीसरा इसलिए गलत है इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में कि ग्रेट निकोबार वास्तव में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, यह दक्षिण द्वीप है। यह भारत के दक्षिण पश्चिम तट के निकट नहीं है, बल्कि ग्रेट निकोबार वास्तव में भूमि भारत के हजारों किलोमीटर दूर स्थित है और यह सुमात्रा इंडोनेशिया से अधिक निकट है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर 1 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा है? सही पूछा है, तो किसका 1 और 2 करेक्ट आंसर है। 122 नंबर है, मई 2026 में भारत सरकार द्वारा गठित जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के संबंध में विचार करना है। पहला बोला है, यह बोला है कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नालेकर द्वारा की जा रही है। पहला क्या होगा? 122 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पूर्व UPSC अध्यक्ष डेविड R. सियमिलीह और जनगणना आयुक्त
DC चंद्रमौली इसके सदस्यों में शामिल हैं। समिति को 6 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्यादेश दिया गया है। तीसरा गलत है, क्योंकि समिति को वहाँ पर बोला कितना, 6 माह के भीतर नहीं, गलत है, क्योंकि ये 1 वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने का, 6 में नहीं। 1 2 करेक्ट है, आंसर ए सही हो जाएगा 122 का। 123 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई समाप्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। आंसर क्या होगा, 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये आपका हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, और यहाँ से देखो एक दो बात और जान लेते हैं इसकी, कि यहाँ पर वे रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामले के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे, है ना, और एक अत्यधिक सम्मानित अधिकारी जिनके पास 4 दशकों से अधिक का सेवा का अनुभव है, और उन्हें PVSM, AVSM, SM, VSM जैसे सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, उनके करियर में सेना प्रमुख, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ जैसे सेंट्रल कमांड की भूमिका भी शामिल है। ठीक है, याद रखना है। और वे अनिल चौहान जो हैं, उनकी कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त होने के बाद पदभार ग्रहण कर चुके हैं। 30 मई निकल चुकी है, तो उन्होंने क्या है, अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, याद रखना है। और यहाँ पर न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने अपना जो ट्विटर है अभी यहाँ पे X हो चुका है उसका नाम, तो उसमें यहाँ पर पोस्ट करके बताया हुआ थे। आगे आते क्वेश्चन 124, रणधीर सिंह जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, भारत के एक प्रसिद्ध खेल व्यक्ति थे। ठीक है, वे किस खेल से संबंधित थे। आंसर हो जाएगा 24 का, ये संबंधित थे निशानेबाजी, बी आंसर सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 125 नंबर। 125 बोला है कि एक 200 मेगावाट की कलाई दो जल विद्युत परियोजना जिसे हाल ही में सैद्धांतिक वन स्वीकृति प्रदान की गई है, किस नदी पर प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित है लोहित नदी पर। ये पूरा द हिंदू में पूरा आर्टिकल था इसका, है ना। कलाई सेकंड है जो है हर्डल जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के पूरा न्यूज़ में दिखाया था ये, तो याद रखना है। आंसर क्या होगा, बी आंसर इसका सही आंसर। और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इसका, तो आपको जाके पूरा डेटा रीड करना है इसका। ठीक है, और किस डेट का क्वेश्चन पेपर था ये, 29 मई को जो पेपर था ना, उसमें आप देख सकते हो था। ठीक है, तो ये बातें आपको इसको याद रखनी है। और यहाँ पर कलाई सेकंड जो जल विद्युत परियोजना है, ये 1200 मेगावाट को मंत्रालय की वन सलाहकार समिति की वन मंजूरी से प्राप्त की गई है, और इसे अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक लोहित नदी पर बनाया जाएगा। यह परियोजना THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित है। इस परियोजना के कारण अत्यंत संकटग्रस्त सफ़ेद पेट वाले बगुले के आवास पर प्रभाव को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई थी। ये सब पॉइंट आपको नोट करना है। आगे आते क्वेश्चन 126 नंबर। 126 अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड EGEL ने हाल ही में चीन के बाहर विश्व की पहली सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया है। ये महत्वपूर्ण परियोजना किस स्थान पर चालू की गई है। आंसर हो जाएगा, ये चालू की गई है कहाँ पर। करेक्ट आंसर खावड़ा गुजरात, इसका सही आंसर होगा बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 3.37 गीगावाट क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को चालू किया है, और इसकी स्थापना गुजरात के खावड़ा में की गई थी। ये चीन के बाहर एक ही स्थान पर स्थापित दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज परियोजना है। आगे क्वेश्चन आते हैं 127। पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी मेरे संग और मेरे अनुभव के 35 साल के लेखक कौन है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके साथ 35 वर्षों के संबंधों का वर्णन किया है। आंसर हो जाएगा 127 का करेक्ट आंसर शिवराज सिंह चौहान, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये न्यूज़ में भी था। ठीक है, कब न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में था 26 मई की जो पेपर था उसमें आया था ये। ठीक है, और ये पुस्तक अपनापन का लेखक और प्रकाशन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके 35 वर्षों के संबंधों का विवरण पूरा दिया गया है, जिसमें एकता यात्रा और नर्मदा समझौते से अनुभव भी शामिल है। इस पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने के साथ यहाँ पर संयोगवश हुआ था। 28 है, भारतीय नौसेना की हाल ही में कमीशन की गई स्थैतिक फायरिंग सुविधा त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य कि मिसाइलों और रॉकेटों के नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण और वैज्ञानिक मूल्यांकन करना।
बी क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ से इसका। ये आपका पूरा पीआईबी में न्यूज़ थी, ठीक है। तो 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने फिर नेत को कमीशन किया और जो नौसैनिक हथियार प्रणालियों का परीक्षण के लिए एक स्थैतिक फायरिंग सुविधा है। स्थान कहाँ पर था? नौसैनिक स्टेशन भूमि निपटनम विशाखापट्टनम के पास, है ना। और इसका प्रमुख मार्गदर्शन और प्रदर्शन करने को लेकर मानक कैप्चर और रिकॉर्ड करना ताकि युद्ध की योग्यता को आकलन किया जा सके। 129 नंबर है प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों से निपटने के लिए विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से खोजी गई एंटीबायोटिक का क्या नाम है? एंटीबायोटिक का नाम है 29 का आंसर हो जाएगा ये नेफिथ्रोमाइसिन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये भी आपका पूरा किस में था न्यूज़, पूरी पीआईबी में न्यूज़ थी है, ठीक है। तो भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से खोजा जीवाणुनाशक औषधि नेफिथ्रोमाइसिन विकसित किया है। क्या है? जीवाणुनाशक है। आपसे बोल देगा विषाणुनाशक तो गलत हो जाएगा वहाँ, ठीक है। ध्यान रखना है बैक्टीरिया है ना कि वायरस, ठीक है। और ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है उसके औषधि कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया। ये प्रतिरोधी स्वयं संक्रमण के विरुद्ध प्रभावी होगा और विशेष रूप से कैंसर रोगियों और अनियंत्रित जो मधुमेह रोगी हैं उनके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। और यह औषधीय अनुसंधान एवं विकास में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और उद्योग में अकादमिक संस्थानों में साझेदारी को दर्शाएगा, ठीक है। याद रखना है आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। 30 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोला अक्टूबर 2025 में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा तूतीकोरिन बंदरगाह पर ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का दौरान किस प्रकार की अवैध सामग्री जब्त की गई थी? आंसर क्या होगा 30 का? करेक्ट आंसर 130 का हो जाएगा आपका। चीनी पटाखे जिन्हें सजावटी पौधे कृत्रिम फूल आदि वस्तु जैसे गलत तरीके से घोषित कर रहे थे, वो आंसर क्या होगा 130 का बी करेक्ट है। ये भी पूरा पीआईबी में न्यूज़ थी, है ना। तो पटाखों का आयात विदेशी जो व्यापार नीति है उसके वर्गीकरण के तहत प्रतिबंधित है और इसके लिए विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत इसे DGFT और PES लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आगे आते हैं क्वेश्चन 31 आते हैं। 31 है अभिकथन है कारणार्थ। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृति की शुरुआत की जिसे जनजातीय संस्कृति संरक्षण के संवर्धन तथा आजीविका सृजन के लिए विश्व का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय बताया गया है। आंसर क्या होगा 31 का? हो जाएगा करेक्ट। पहली बात तो यहाँ से सही है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी कि यदि आदि संस्कृति में 3 प्रमुख घटक शामिल होंगे जैसे कि आदि विश्वविद्यालय, उनके कोर्सेज, आदि संपदा, उनका संग्रह, आदि हब मतलब बाजार के जो जनजातीय समुदाय के लिए सीखने, दस्तावेजीकरण और बाजार तक पहुँच प्रदान करेगी। तो काफ़ी बड़ा एरिया होगा। यहाँ से दोनों बातें इसकी एकदम करेक्ट बता रहा है। आंसर क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट आंसर। इसकी व्याख्या भी करता है, ठीक है। ये पूरी न्यूज़ थी कब? ये थी आपकी 11 सितंबर 2025 की न्यूज़ है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 132 नंबर। 132 नंबर है 1 अक्टूबर 2025 को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? 132 का आंसर हो जाएगा ये घोषित किया गया है बी बालोद छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बाल विवाह मुक्त भारत बालोद डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ बिकम इंडिया फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इन 2025। ये पूरा एक डेडलाइन दे रखी थी, पूरा बता रखा था किसमें, जो आपकी वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, इसने। तो आंसर क्या होगा बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अगस्त 2024 को शुरू किए गए राष्ट्रीय बाल विवाह मुक्त अभियान के बाद हासिल हुई थी। 33 नंबर है भारत की पहली विदेशी रक्षा निर्माण सुविधा का उद्घाटन सितंबर 2025 में किस स्थान पर किया था? आंसर 33 का हो जाएगा करेक्ट। यहाँ से ये बरीसीडे या बेरिसित मोरक्को इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ये भी आपका न्यूज़ में था 23 सितंबर की न्यूज़ थी, उसमें था पूरा ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या था, ये संयंत्र स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म का उत्पादन करेगा जिससे कि यहाँ पर TASL और DRDO द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है। मोरक्को सरकार के साथ अपने अनुबंध के तहत TASL रॉयल मोरक्कन आर्मी को WHAP
8x8 जो वाहन प्रदान करेगी और जिससे इनकी प्रारंभिक आपूर्ति अगले महीने शुरू हो जाएगी। और यही सुविधा निर्धारित समय से 3 महीने पहले चालू हो गई है और उत्पादन भी पहले से शुरू हो चुका है। ये मोरक्को की सबसे बड़ी रक्षा विनिर्माण सुविधा है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और अफ्रीका में किसी भारतीय निजी कंपनी का पहला ऐसा संयंत्र होगा ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से और डीप में घुमा के पूछ ले। तो आपको क्या करना है, 23 सितंबर 2025 की पूरी न्यूज़ उठाना है, आपको सर्च करना है रक्षा मंत्री जो है इसमें, इसको लेकर के जो पूरा क्वेश्चन है ना, इस पूरा क्वेश्चन ऐड करो और डेट आप लिख दो। मैं डेट आपको बता देता हूँ, 23 सितंबर की न्यूज़ है पीआईबी में, है ना। या 23 सितंबर पीआईबी न्यूज़ डालोगे ना तो हिंदी में पूरा आपका डेटा आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। आगे आते हैं क्वेश्चन 134 नंबर। 134 है, मध्य प्रदेश के हाल ही में बाल मृत्यु घटनाओं को इससे पहले गाम्बिया में हुई घटनाओं के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस विषय यौगिक से दूषित सिरप के बारे में चेतावनी और चिकित्सा को जारी किया। आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर ये जारी किया डाइएथिलीन ग्लाइकोल इसका सही आंसर होगा। डाइएथिलीन ग्लाइकोल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये कब की न्यूज़ थी? ये आपकी न्यूज़ थी करीब 9 अक्टूबर की है। 9 अक्टूबर की न्यूज़ है ये, ठीक है। और इसमें विषाक्त प्रभाव क्या था, जैसे कि डीईजी में पेट दर्द, उल्टी, दस्त, गुर्दे की क्षति पैदा करना है ना, ये सब घातक रोग हो सकते थे। और तो इसमें कुछ न्यूज़ नहीं है, इतना ही याद करना है। आगे आते हैं 35 नंबर। मैं आपको सब डेटेड बता दे रहा हूँ ना, आपको सर्च करना है तो आप गूगल पे जाके सर्च करके डीप में चीज़ें और कवर कर लो, ठीक है। 35 नंबर देखो, आपको चीज़ें जो सोर्स है, जो यहाँ से निकल, जैसे जड़ है ये, है ना, पेड़ यहाँ से निकल रहा है। फिर हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, पेड़ को जो पत्ते हैं उसको पढ़ रहे हैं, जड़ को नहीं देखा। जड़ को आपकी हम डेट बताते जा रहे हैं, आपको डेट आप देखते जाओ, यहाँ से डायरेक्ट आप सीधे यहाँ पे गूगल सर्च करोगे तो और चीज़ें मिलेंगी इसकी, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं इसलिए कहता हूँ टॉपिक पे डिपेंड रहो, क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना है। यही मैंने आपको बोला था, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम था, उसमें मैंने कई बार बोला कि टॉपिक पे डिपेंड रहो और क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना है। हो सकता है उसी टॉपिक पे घुमा के क्वेश्चन पूछते, अगर क्वेश्चन वहाँ से पूछता तो गलत नहीं होना चाहिए, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो, ये कहने का मतलब था। और मैंने डेली टारगेट से कम 30+ क्वेश्चन यूपीएससी के बताए थे, आपको दिखा भी सकता हूँ मैं पीडीएफ मैंने आपको जाके डेली टारगेट में बताया, कराए भी थे, है ना। और कम 3-4 टॉपिक तो ऐसे थे कि लाइन बाई लाइन क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे, एक ही लाइन से 2 क्वेश्चन थे। तो चीज़ों को देखो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। ये भी नहीं कि आपको मैं चार्जेस या कुछ पैसे ले रहा हूँ कि हाँ इससे बताने के आपको मैं पैसे ले रहा हूँ, नहीं, एकदम फ्री है। आप चीज़ों को समझो, समझ के आप चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। वो एग्ज़ाम कोई भी हो, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, ठीक है, क्वेश्चन लगभग सेम ही होते हैं, बस आपको टॉपिक अच्छे करते जाना है। हो सकता है आपका बीपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी के बाद यूपीपीसीएस दो, उसमें आपको हेल्प करें, है ना। तो एक जरूरी नहीं कि बीपीएससी पे टिके रहो, आगे भी एग्जाम दोगे उनके लिए लेकर ही पूरा चीज़ें पढ़ो, ठीक है। आगे आते हैं, देखते हैं 30 कौन सा 4 हो गया ना, 35 देखते हैं। 34 हो गया था ना, हाँ 34 का एक करेक्ट था, 35 नंबर है। सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। आंसर जाएगा 35 का करेक्ट आंसर ये था कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका। ये आपका पीआईबी में था न्यूज़ फ्री, ठीक है। कब की ये पीआईबी आपकी है 27 सितंबर 2025 की, पूरा डेटा यहाँ पर दिया हुआ था उसमें। कोल डेजर्ट के बारे में आप थोड़ा सा जाकर रीड करो। और क्या है, कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला हाईएस्ट ऊंचाई वाला क्या है, शीत मरुस्थल रिजर्व है, जो 3300 से 6600 मीटर तक ऊंचाई पर 7770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी विशेषता है कि हवा से घिरे पठार, हिमनद घाटियाँ, अल्पाइन झीलें और ऊपर खबड़ मरुस्थल क्षेत्र हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR का हिस्सा है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखना है इसकी। और क्या याद रखना है इसमें, क्योंकि जो ये नेशनल पार्क है कोल डेजर्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो इसको जाके आप डीप में कवर करो, पूरे एक एक चीज़ को नहीं छोड़ना है, क्योंकि न्यूज़ में आया, करंट में हो सकता है आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बन जाए, है ना। बीपीएससी में अगर नहीं बनेगा तो यूपीपीसीएस में हो सकता है बन जाए, या और भी एग्जाम दोगे साथ उसमें क्वेश्चन हो, तो ऐसे करके आपको लेवल से लेकर पढ़ना है पूरा, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ जाओगे। 36 आते हैं, ल्यू सेनेऊ कोयला खदान जहां मई 2026 में गैस विस्फोट कम से कम 90 लोगों की मृत्यु हुई थी, किस देश में स्थित है। काफ़ी न्यूज़ में था ये भी, किस देश में स्थित था, चाइना, है ना, न्यूज़ में था ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर पूरा डेटा दिखाया गया था इसका। और कम से कम 90 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो 2009 के बाद सबसे बड़ा भीषण खनन हादसा था ये, ठीक है। और इस त्रासदी में गैस विस्फोट के कारण हुई थी, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर अनुमेय सीमा से अधिक पाया गया था।
इस घटना कथित तौर पर 247 कर्मचारी ड्यूटी पर थे। ठीक है, सिर्फ 90 लोग की मृत्यु बताई जा रही है, उसमें से और भी लोग मरे होंगे, डेटा यहाँ पे कम दिखाया गया है। ठीक है, तो प्रूफ के साथ नहीं कह सकते कम दिखाया गया या ज़्यादा दिखाया गया, लेकिन अब जितना दिखा है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन 37 है, अल्बर्टा प्रांत जहाँ अक्टूबर 2026 में इस बात कर जनमत संग्रह होना है कि वह देश का हिस्सा बना रहे या अलग होने की प्रक्रिया करे, किस देश में स्थित है? आंसर 37 का हो जाएगा, ये स्थित है कहाँ पर? करेक्ट आंसर कनाडा, बी करेक्ट आंसर है ना, कनाडा इसका सही आंसर होगा। जनमत संग्रह का प्रश्न साधारण रहना या जाना नहीं होता है, इसके बजाय मतदाताओं से पूछा जाएगा क्या अल्बर्टा को कनाडा के प्रांत बने रहना चाहिए? क्या अल्बर्टा सरकार को कनाडा के संविधान के तहत आवश्यक जो कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए ताकि एक बाध्यकारी प्रांतीय जनमत संग्रह आयोजित किया जा सके? कि अल्बर्टा कनाडा से अलग होना चाहिए या नहीं? ये एक तरह से मतलब था जनमत संग्रह का। जनमत संग्रह उस बढ़ती अलगाववादी भावना का बाद आया था जब तेल समृद्ध प्रांत में देखी जा रही और करीब यहाँ पर 3 लाख नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका के बाद जिसमें जनमत संग्रह की मांग की गई थी। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर 37 का क्या है? डी, बी करेक्ट कनाडा। 38, हाल ही में जारी नोमुरा अपडेटेड अद्यतन खाद्य संवेदनशीलता सूचकांक के अनुसार 10 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 38 का, सही आंसर हो जाएगा 43वां स्थान है, 43वां है ना। राष्ट्रीय खाद्य संवेदनशील सूचकांक खाद्य कीमत में अचानक वृद्धि से किसी देश की संवेदनशीलता को मापता है। ये सूचकांक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उपयोग में खाद्य का हिस्सा तथा खाद्य आयात पर क्या करता है? ये निर्भरता को उस संकेतक के आधार पर तैयार करता है जो 110 नवीनतम रैंकिंग में भारत का 43वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। याद रखना है भारत की रैंक। और सबसे अधिक संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं में मोटेनेग्रो, लीबिया, ताजिकिस्तान और लेबनान शामिल है, ये भी पॉइंट अच्छा है। और सबसे कम संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं में न्यूजीलैंड, उसके बाद आयरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ये शामिल है। भारत की स्थिति यह दर्शाती कि वह अत्यधिक संवेदनशील विकासशील देशों की तुलना में मध्यम स्तर की संवेदनशीलता रखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 39 नंबर, हाल ही में माउंट एवरेस्ट की जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है उस पर चढ़ने वाली पहली अफगान महिला कौन बनी है? 39 का आंसर हो जाएगा, ये बनी जाकिया अहमद। ठीक है, जाकिया अहमद यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाकिया अहमद जिन्हें रिवर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मई 2026 में माउंट एवरेस्ट जो है उस पर चढ़ाई करने का इतिहास रच दिया था और वह एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली अफगान महिला बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली अफगान महिला है। ठीक है, उन्होंने नेपाल के खुम्बू क्षेत्र के थामे गांव नेपाली गाइड दावा तेंजिनिंग शेरपा और फुरबा ग्यालजेन पे शेरपा के साथ शिखर प्राप्त किया है। जाकिया अहमद एक अफगान शरणार्थी और मानवाधिकार कार्यकर्ता है जिन्होंने तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान छोड़ दिया है और बाद में ऑस्ट्रेलिया में पुनर्वास किया। ठीक है, याद रखना है, बहुत सारे लोगों ने तालिबानी जब ज्वाइन किया तो वहाँ पर अफगानिस्तान को छोड़ दिया है। आगे आते हैं, और कुछ इनका इम्पोर्टेंट है। एक और बात यहाँ पर, जो जाकिया अहमद ने ये उपलब्धि ऐसे समय में की है जब वर्तमान सरकार अफगानिस्तान में महिलाओं के खेलों पर प्रतिबंध लगा रखा है तब। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 140 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग के लिए प्रदान किया गया इस पुस्तक के लेखक अनुवादक का सही युग्म क्या होगा? सही युग्म यहाँ पर हो जाएगा 40 का, लेखक सांग युआंग जी, अनुवादक लिन किंग, इसका आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 141 नंबर, 141 है, ए बी की औसत मासिक आय 7000 है, बी सी की औसत मासिक आय 70-150 है, सी ए की औसत मासिक आय क्या होगी? सी ए की औसत मासिक आय 67-50 है, बी की मासिक आय क्या होगी पूछा है। बी की मासिक आय हो जाएगी यहाँ से करेक्ट आंसर कितनी? 8000 रुपये। कैसे? ए प्लस बी बराबर 14000 है ना, और ए प्लस बी 14000, बी प्लस सी 15500, सी प्लस से 13500, तो सभी को जोड़ने पर क्या आएगा? 2 ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो आंसर आएगा आपका यहाँ से करीब 2 ए प्लस बी जो सी आएगा 43000 आएगा। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? घटा दो 21500, बी का निकालोगे तो 21500, ए और माइनस कर दोगे प्लस सी की तो यहाँ पर बी की निकल आएगी तो 8000 करीब आएगा, यहाँ से बी करेक्ट आएगा आंसर। 142 25 पूर्णांकों का औसत शून्य धनात्मक पूर्णांकों की अधिकतम संभावित संख्या क्या होगी?
आंसर 142 का हो जाएगा, ये हो जाएगी 24 24। ठीक है, 25 पूर्णांकों का औसत 0 योग धनात्मक संख्याओं का अधिकतम करने पर 24 संख्या धनात्मक हो सकती है और एक ऋणात्मक ताकि योग 0 हो जाए। क्वेश्चन 43, अखिल ने एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 43 का आंसर हो जाएगा, ये कर सकते हैं कितना, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करो, आएगा आंसर, कठिन नहीं है क्वेश्चन। 15 आदमी 12 दिन में 15 आदमी 12 घंटे काम करके प्रत्येक सप्ताह 18,000 कमाते हैं। 18 आदमी 9 घंटे काम करके प्रत्येक सप्ताह कितना कमाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा, किया गया कार्य है ना, प्रपोर्शनल हो जाएगा, आदमी इंटू घंटे इंटू दिन। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा उसके हिसाब से निकालेंगे तो हमारा आंसर 16,200 आना चाहिए। ये 45 है, वह विकल्प चुने जिसका निष्कर्ष नीचे दिए गए कथनों से नहीं निकाला जा सकता है। नहीं निकाला जा सकता है, आंसर क्या होगा बताना है आपको। आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से, ये सी करेक्ट है, सभी चप्पल हिल्स हैं, सभी चप्पल हिल्स हैं, ये होगा इसका, नहीं निकाला जाएगा, बाकी सब निकाले जा सकते होंगे। 46 है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर, दाईं ओर से 10वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ये होगा एल, इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 47 है, हॉकी शब्द के दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे शब्द का अक्षर का उपयोग करके कितने पूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं अगर प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर का उपयोग केवल एक बार किया जाए? 47 का आंसर हो जाएगा यहाँ से एक, इसका सही आंसर है। 48 आते हैं 48 नंबर। 48 नंबर निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से अक्षर युग्म का चयन करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 48 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ये AMG पर मतलब जो आपका रेशियो है XZD एक निश्चित भाषा में पॉपुलर को ये लिखते हैं, इसी कुछ भाषा में GBNPVT को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं क्या? FAMUS, फेमस। बी क्या होगा? 49 का सही आंसर है। 50 लास्ट क्वेश्चन होगा, यदि प्लस को डिवाइड परिवर्तित कर दें, माइनस को मल्टीपल कर दें, डिवाइड को माइनस कर दें और मल्टीपल को प्लस कर दें तो क्या होगा यहाँ पर समीकरण की वैल्यू? आंसर हो जाएगी 50 का सी करेक्ट हो जाएगा, 131 इसका सही आंसर है 50 का। इस टाइप से 150 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए है ना। यहाँ पर टेस्ट नंबर आपका BCW का तीसरा है ये। अब यहाँ पर चौथा जो होगा लेटेस्ट पेपर वो सब लोग यहाँ पर चौथा देखेंगे। ठीक है, ऐसे करके जितने पेपर आते जाएंगे हम लोग यहाँ पर सीरियल से करते जाएंगे कब। ठीक है, और एडिटोरिया का दूसरा पेपर जो हो चुका है अभ्यास का रिस्टार्ट वाला वो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे आज या कल में। ठीक है, तो एंड करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे दृष्टि का जो टेस्ट है 23 नंबर टेस्ट वो भी देखेंगे आज BPSC का। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।